अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दिनारा एक्सप्रेस से बंद फाटक के सामने से गुजरने लगी। हवा की शिद्दत ने घुमन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो सब्ज झंडी को हिलाते हुए पटरी से कुछ हटकर खड़ा हो गया। उसके पीछे दो गाड़ियां और एक ट्रक फाटक खुलने के इंतजार में खड़े थे। ट्रेन गुजर गई और पीछे धूल का गुबार छोड़ गई। घुमन ने फुर्ती के साथ फाटक को खोला और ट्रैफिक फाटक से गुजरकर आगे बढ़ने लगा। सर्दी की शिद्दत में भी दम बदम इजाफा हो रहा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म में कपकपी की लहर उठती महसूस हो रही थी। उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और धुआं बाहर उगल दिया। पटरियों के साथ छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसकी बोसीदा दीवार पर साल खुर्दा घड़ी लगी हुई थी। रात के 9:45 बजने वाले थे। उसे अपनी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काम मुशक्कत तलब नहीं था, लेकिन घुमन आराम तलब था। फेरोजपुर लाइन के इस ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी, लेकिन 4-5 जो भी गुजरती थी उनके औकात कार निहायत तकलीफ दे थे। उसे कब्रनुमा कमरे में रात गुजारनी पड़ती थी। वहां सर्दी दूर करने का इंतजाम नहीं था। कमरे के इर्द गिर्द दूर तक सुनसान और चटियल मैदान था जिसमें खुश्क झाड़ियां जाबजा बिखरी हुई थी। खाना बदोश उन झाड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन काहिली की बदौलत वह उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता था। इसलिए रात भी निहायत बेसकूनी के आलम में गुजरती थी। घुमन ने बीड़ी मुंह में दबाई और हाथों को रगड़ते हुए कमरे की तरफ चलाया। उसने दरवाजे को बंद करके उसे ताला लगाया। अब रात के 12 बजे तक रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल रहना था। उमूमन इस वक्त के दौरान वो फाटक से कुछ दूर वाक़े अपने घर का चक्कर लगाता था। हालांकि ये खिलाफ कानून बात थी, ताहम इसमें मुज़ायका भी नहीं था। बहरहाल उसे अपने जिस्म को गर्म रखना होता था और गर्मी का सामान उसके घर में था। और फिर फाटक को बंद करना और खोलना ट्रेन की आमद और गुजर जाने के बाद तक महदूद होता था। 10 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक कोई भी ट्रेन फेरोजपुर लाइन से नहीं गुजरती थी। अगर इस वक्त के दौरान वो घर से होकर वापस आ जाता तो उसके ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए था। उसने बीड़ी का लंबा कश लिया और धुआं बाहर उगलने के बाद लंबे ढक भरता हुआ मुख्तसर रेलवे स्टेशन की इमारत के पीछे वाक़े क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। हर तरफ हू का आलम तारी था। स्टेशन की इमारत सुनसान पड़ी थी। इमारत के पीछे एक लाइन में 10 के करीब क्वार्टर बने थे। उनमें ज्यादातर खाली थे। चौथे नंबर का क्वार्टर उसका था। दरवाजे पर ताला लगा था। घुमन ने हाथ में सुलगती हुई बीड़ी को जमीन पर फेंक कर पांव से मसल दिया। फिर जेब में हाथ डालकर मकान की चाबी तलाश करने लगा। उसे चाबी तलाश करने में कुछ दिक्कत पेश आई। उसकी जेब में मकान की चाबी के अलावा फाटक वाले कमरे और फाटक की चाबी भी मौजूद थी। तीसरी दफा जेब में हाथ मारने के बाद उसे चाबी दस्तयाब हो गई। उसने उजलत के आलम में ताला खोला और दरवाजे को धकेलकर सहन में दाखिल हो गया। सहन के अंदर एक तरफ उजड़ा हुआ दरख्त लगा हुआ था जिसके नीचे चारपाई रखी हुई थी। सीधे हाथ की तरफ पानी से भरा हुआ हम्माम था। उसके साथ गुसलखाना बना हुआ था। सहन के आगे बरामदा था जिसके आगे 2 कमरे थे। उनमें से एक की बत्ती जल रही थी। सहन में दाखिल होने के बाद घुमन ने दरवाजे को कुंडी लगाई और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में आमने सामने दोनों दीवारों के साथ चारपाइयां रखी हुई थी। फर्श पर कोयले की अंगीठी पड़ी थी और उसमें कोयले दहक रहे थे। सीधे हाथ वाली चारपाई पर उसकी नौ ब्याता बीवी रज्जी रजाई ओढ़े हुए लेटी थी। घुमन को कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ बैठी। उसकी उम्र 25-30 के दरमियान थी। जिस्म निहायत सेहतमंद और भरा भरा था। जिस्म के नशेब व फराज क़यामत थे, लेकिन सूरत वाजिबी थी। घुमन ने निहायत बेजारी के साथ उसके सरापे का जायजा लिया। फिर तल्ख लहजे में बोला, तूने कपड़े तब्दील नहीं किए? मैंने ड्यूटी पर जाने से पहले 10 दफ़ा ताकीद की थी कि बंद संवर कर तैयार बैठना, कालू हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन तूने पहले कभी मेरी बात मानी है जो आज मानेगी? जल्दी कर, कपड़े तब्दील करके तैयार हो जा, मेरे पास वक्त कम है। रज्जी ने निहायत फुर्ती के साथ चारपाई के नीचे
रखा हुआ ट्रंक बाहर निकाला और उसमें से सलवट ज़दा सुर्ख रंग का सूट बाहर निकालकर कपड़े तब्दील करने लगी। घुमन कोयले की अंगीठी के पास बैठा हाथ गर्म करने बैठ गया। रज्जी ने कपड़े तब्दील करने के बाद चारपाई पर रखी हुई चादर को उठाया, जिसमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। उसने चादर को अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेटा और तफहीमी निगाहों से घुमन की तरफ देखने लगी। घुमन ने तनकीदी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया, फिर गुस्सीले लहजे में बोला, अब कालू के घर तक क्या नंगे पांव जाएगी? तुझे कब अकल आएगी? मैं तो तुझसे शादी करके परेशान हूं। खाला जान ने न जाने कौन से जन्मों का गुस्सा मुझ पर निकाला है जो तुझे मेरे पल्ले बांध दिया। रज्जी ने हड़बड़ाकर चारपाई के पास रखी हुई जूतियां पहनी और दोबारा घुमन की तरफ देखने लगी। घुमन ने आगे बढ़कर बेदर्दी के साथ उसके हाथ को थामा और खींचते हुए कमरे से बाहर निकल आया। धुंध मैदानी इलाके का मुआसरा कर चुकी थी और अब 10 कदम के फासले पर मौजूद चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। सर्दी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो गया था और घुमन के जिस्म पर कमीज शलवार के अलावा मुनासिब कपड़े मौजूद नहीं थे। उसके हड्डियों भरे हुए जिस्म में कपकपी दौड़ रही थी और वो अपनी खाला को कोसते हुए घर से बाहर निकल गया। दरवाजे को ताला लगाने की अब जरूरत नहीं थी। मकान में कीमती सामान नहीं था। कीमती सामान वो रज्जी की सूरत में अपने साथ ले जा रहा था। रज्जी के हाथ थामे वो छठे क्वार्टर की तरफ चल दिया। ये कालू का घर था। उसका नाम तो जाने क्या था, लेकिन लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। वो स्टेशन मास्टर के घर में काम करता था। उसकी उम्र 30 के करीब थी और गैर शादीशुदा था। क्वार्टर के सामने पहुंचकर घुमन ने दरवाजे पर लगी हुई कुंडी को खटखटाया। दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। कालू उसकी आमद का शिद्दत से मुंतजिर था। उसका चेहरा नाम की मुनासबत से काला भजंग था और काले रंग की वजह से होंठ खून की मानिंद सुर्ख दिखाई देते थे। सर पर बालों का नामो निशान नहीं था। तोंद बाहर निकली हुई थी और मुंह से देसी शराब के भपके उठ रहे थे। उसने हवसज़दा निगाहों से रज्जी के सरापे का जायजा लिया, फिर घुमन से मुखातिब होते हुए बोला, तूने आने में बहुत देर लगा दी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। घुमन ने रज्जी को सहन में धकेलते हुए जवाब दिया, ये बिस्तर में घुसी हुई आराम कर रही थी। मुझे वापस आकर इसे तैयार करना पड़ा। चल अब इसे अंदर ले जा। मुझे वापस फाटक पर भी जाना है। सुबह इसे वापस ले जाऊंगा। कालू ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और टीन के दरवाजे को बंद करके उसे कुंडी लगा दी। घुमन तेज कदमों से चलता हुआ अपने क्वार्टर में चला आया। अंगीठी में दहकते हुए कोयले सर्द पड़ने लगे थे। उसने चारपाई के नीचे रखी हुई मिट्टी के तेल की बोतल बाहर निकाली और कोयलों पर छिड़क कर फूंके मारने लगा। कोयलों से निकलता हुआ धुआं उसकी नाक के जरिए हलक में घुसता चला गया। वो बेतहाशा खांसने लगा। खांसते खांसते उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे। उसने ऊंची आवाज में अपनी खाला को 2-4 गालियां दी, फिर बिस्तर पर रजाई ओढ़कर बैठने के बाद जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाने लगा। उसकी शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। रज्जी उसे कतई पसंद नहीं थी। वो उसकी छोटी बहन जमीला को पसंद करता था। पसंद करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि जमीला मैट्रिक तक पढ़ने के बाद करीबी स्कूल में टीचर लग गई थी, जो शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। महीने के आखिर में वो इतना कमा लेती थी कि उनके घर का राशन पानी पूरा हो जाता था। घुमन को यही बात पसंद थी। वो काम से घबराता था और चाहता था कि उसकी होने वाली बीवी घर चलाने में उसकी मदद करे। रज्जी हवासबाख्ता औरत थी। उसकी पहले भी 2 दफ़ा शादी हो चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दोनों शौहरों की अमवात पुरस्रार तरीके से हुई थी। खाला ज़ैनब ने जब शादी की हामी भरी थी तो बात जमीला की मुनासिबत से तय पाई थी। गांव के मौलवी के साथ 2 गवाहों को बुलाया गया और निकाह नामे पर रज्जी और घुमन के अंगूठे लगाकर उन्हें रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया गया। रुखसती के वक्त तक घुमन इस बात से लाइल्म रहा कि उसकी शादी जमीला की बजाय रज्जी के साथ कर दी गई थी। ऐसी बातें छुप नहीं सकती थी, इसलिए रुखसती के वक्त खाला ज़ैनब ने घुमन को अकेले कमरे में बुलाया और अपने सर की चादर उतारकर उसके कदमों में डाल दी। फिर रोते हुए बोली, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। अगर जमीला तेरी शरीक हयात बन जाती तो गांव में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती। मैं खुद गर्जी की मारी माँ इसलिए ऐसा नहीं कर सकी
क्योंकि वो इस घर की वाहिद कफील है जिसकी कमाई से घर चलता है। अगर वो ब्याह कर तेरे घर चली जाती तो मुझे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते। रज्जी इतनी पागल भी नहीं है जो जमीला की जगह तेरे घर को ना संभाल सके। तेरे पास अच्छी सरकारी नौकरी है, तुझको तो सिर्फ घर संभालने वाली जनानी चाहिए थी, वो रज्जी संभाल लेगी। मैंने उसे समझा दिया है, जैसा तू चाहेगा वो वैसा ही करेगी। काफी देर तक घुमन को कुछ समझ ना आया कि उसके साथ क्या जुल्म हो गया है, और जब समझ में आया तब वो सिवाय सर पीटने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन खाला की खुदगर्जी का बदला उसने रज्जी से लिया। उसके सेहतमंद जिस्म में कशिश मौजूद थी। राह गुजरते हुए अफराद उसकी शक्ल देखने की बजाय हवसज़दा नज़रों से जिस्म को देखते थे। शादी के पहले हफ्ते ही घुमन ने उसके जिस्म को इस्तेमाल करने का फैसला किया। कालू के साथ उसकी दोस्ती को 10 साल हो गए थे। उसका घुमन के घर आना जाना एक मामूल की बात थी। वो रज्जी को खा जाने वाली नज़रों से घूरता था। घुमन उसकी दिली कैफियत से आगाह था। एक दिन तन्हाई में बैठकर उसने कालू के साथ बातचीत की और उसे बताया कि वो रात की बेआराम कर देने वाली नौकरी से खाइफ है और चाहता है कि उसे दिन के वक्त कोई अच्छा और मुनासिब काम मिल जाए जिसमें मुशक्क़त भी कम हो। कालू चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोला, अगर मैं स्टेशन मास्टर से तेरे मुतालिक बातचीत करूं तो मुझे यकीन है कि वो तेरी तब्दीली दिन के औकात में करके काम में भी कमी कर देगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि मैं ऐसा क्यों करूं? तेरे पास ऐसा है ही क्या जो मुझे सिफारिश के लिए मजबूर करे? घुमन बोला, मेरे पास तेरे मतलब का बहुत सा सामान मौजूद है। मैं तेरा दिल खुश कर सकता हूं अगर तू मुझे यकीन दिलाए कि तू मेरी नौकरी के औकात में तब्दीली पैदा कर सकता है। कालू मुस्कुराते हुए मायने खेज अंदाज में बोला, तो फिर आज रात रज्जी को मेरे क्वार्टर में छोड़ जा। 2 दिन के अंदर तुझे रात की नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा। यह मेरा तुझसे वादा है। घुमन यही चाहता था। उसने फौरन हामी भर ली और रात को रज्जी को उसके क्वार्टर में पहुंचा दिया। अब उसे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार था जब उसकी तकदीर ज्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक बदल जाती। उसे आराम करने का मौका मुयस्सर आ जाता। 12 बजे से पहले उसने जिस्म को अच्छी तरह गर्म किया और चाबियां संभालने के बाद घर से बाहर निकलकर फाटक की तरफ चला आया। सुबह 7 बजे वो रज्जी को घर ले आया। रज्जी ने निहायत खामोशी के साथ नाश्ता तैयार किया। दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान घुमन उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। वहां किसी भी किस्म के तासुरात नहीं थे। तब मजबूर होकर उसने रज्जी से मुखातिब होते हुए पूछा, रात को उसने तुझे ज्यादा तंग तो नहीं किया? रज्जी ने अचानक ही निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने यूं बदतमीजी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा हो। उसकी सर्द आंखों में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि बेख्तियार घुमन ने निगाहें झुकाकर जमीन को घूरना शुरू कर दिया। रज्जी ने बेतनाई के साथ दस्तरख्वान को समेटना शुरू कर दिया। घुमन नरम लहजे में बोला, देख रज्जी, मुझे खुद भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। यूं समझ के हमने एक रात को खोकर बहुत सी रातों का सुकून हासिल कर लिया है। तो पिछली रात को बुला दे, ऐसा समझ के वो तेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी। रज्जी ने दस्तरखान को सीधे हाथ में थामा और उल्टे हाथ में खाली चाय की देगची को पकड़ते हुए सपाट लहजे में बोली, उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो नादीदा लोग मेरे हमदर्द हैं और तुझे समझाने के लिए आएंगे। घुमन ने हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गई थी। उसकी बातों की समझ नहीं आई थी, लेकिन वो समझना भी नहीं चाहता था। इसलिए हाथ मुंह धोकर कालू के क्वार्टर की तरफ चला आया। कालू स्टेशन मास्टर के घर की तरफ जाने की तैयारियों में मसरूफ था। घुमन को देखते ही पुरजोश अंदाज में बोला, रज्जी बहुत जानदार औरत है, मैं उसे तमाम जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। घुमन ने उसे याद दहानी कराने के लिए कहा, तू स्टेशन मास्टर से आज के दिन मेरे मुतालिक बातचीत जरूर करना, मुझसे अब रात की ड्यूटी नहीं होती। कालू ने उसे दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, तू फिक्र न कर, तेरा काम हो जाएगा। मैं शाम को तेरे साथ तफसीली बातचीत करूंगा। अभी मुझे देर हो रही है, मैंने स्टेशन मास्टर के घर जाना है। घुमन ने इस बात में सर हिलाया और कालू के क्वार्टर से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर में चला आया। रज्जी नाश्ते के बर्तन धोने में मसरूफ थी। वो उसके करीबी कच्ची जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। रज्जी ने उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और खामोशी के साथ बर्तन धोती रही। वो निहायत कमगो
और पुरस्कार शख्सियत की मालिक थी। शादी के बाद से अब तक उसने बहुत कम बातचीत की थी, लेकिन घर के कामकाज के लिहाज से फुर्तीली औरत थी। फर्माबरदारी के मामले में सफ़े अव्वल थी। घुमन जैसा कहता वो आंखें बंद करके वैसा ही करती थी। चंद लम्हे जमीन पर खामोश बैठे रहने के बाद घुमन ने पूछा, तू सुबह किन लोगों की बात कर रही थी कि वो नादीदा हमदर्द लोग समझाने के लिए आएंगे? रज्जी के तेजी से चलते हुए हाथ अचानक रुक गए। उसने घुमन की तरफ देखा और बोली, वो मेरे चाहने वाले हैं, गलत काम बर्दाश्त नहीं करते। मेरे पहले दोनों शोहरों ने भी ऐसा किया था, इसलिए उन्हें ख़त्म कर दिया गया। उनकी लाशें गांव के बाहर जोहड़ के किनारे से मिली थी। दोनों की आंखें निकाल ली गई थी और सर पर बाल भी नहीं थे। घुमन ने हैरत भरे लहजे में पूछा, कातिल का पता नहीं चला? गांव का कोई बंदा होगा। रज्जी ने बर्तन समेटे और उन्हें नीम के दरख्त के नीचे हुए रखी हुई चारपाई पर सूखने के लिए तरतीब के साथ रखने लगी। घुमन ने दोबारा पूछा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? दो एक जैसी मौत के बाद तो तुझ पर भी गांव वालों को शक करना चाहिए था। इस दफा उसने झटके के साथ उसकी तरफ मुड़ते हुए तल्ख लहजे में जवाब दिया, इसीलिए तो तुझे समझा रही हूं कि उनके आने से पहले गलत कामों को तर्क कर दे, वरना तेरे हक में भी अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि घुमन ने घबराकर मुंह बरामदे की तरफ फेर लिया और फिर खामोशी के साथ उठकर कमरे में चला आया। उसे रात जागने के लिए दिन को 8 घंटे की नींद पूरी करना होती थी, इसलिए रजाई उड़कर सोने के लिए लेट गया। शाम को मगरिब से कुछ पहले उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने कालू से हुई। डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें छोटे से रेलवे स्टेशन की इमारत का मुहासरा कर रही थी। रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने बने हुए प्लेटफार्म पर लगे हुए दरख्त के नीचे लकड़ी का बेंच रखा था। घुमन और कालू उस बेंच पर बैठ गए। घुमन ने जेब में से बीड़ी निकाली और एक कालू को थमाने के बाद माचिस से उन्हें सुलगाने लगा। दूर आसमान पर मुर्गाबियों का झुंड करीब वाक़े झील का रुख कर रहा था। बीड़ी सुलगाने के बाद उसने कालू से अपनी नौकरी के मुतालिक दरियाफ्त किया तो कालू बीड़ी का लंबा कश लगाते हुए बोला, मैंने स्टेशन मास्टर से तेरे मुतालिक बातचीत की है। वो तुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है। कहता है कि उसकी रेलवे के बड़े अफसरों के साथ दोस्ती यारी है। वो न कहकर तेरी नौकरी की तब्दीली के आर्डर निकाल लेगा। तेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा और काम भी तुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। घुमन के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरने लगे। उसने बेचैन लहजे में पूछा, तेरे अंदाजे के मुताबिक कब तक काम हो जाएगा? देख यार, अब मुझसे रात के वक्त ड्यूटी नहीं दी जाती। जितना जल्दी मुमकिन हो जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, कालू मुस्कुराते हुए बोला। वह परसों रेलवे हेडक्वार्टर जा रहा है। 2 दिन का काम है। तीसरे दिन आते हुए अपने साथ तेरी तब्दीली के आर्डर भी लेता आएगा। तुझे 3-4 दिन तो इंतज़ार करना ही होगा। घुमन ने इंकिसारी के साथ असबात में सर हिलाया और जाने के लिए उठने लगा। कालू ने हाथ बढ़ाकर उसे दोबारा बेंच पर बिठा लिया, फिर धीमे लहजे में बोला, वो इस काम के लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं हो रहा था। ऐसे कामों के लिए तो लोग उसके पास रुपयों की गड्डियां लेकर आते हैं, तब भी वो उनका काम नहीं करता। तेरे काम के लिए तो बगैर पैसे के लिए राजी हो गया, लेकिन बदले में उसे रज्जी की एक रात चाहिए। घुमन के चेहरे पर सोच के तासुरात उभरे और वो परेशान लहजे में बोला, आज वो रज्जी की रफाकत चाहता है। कल को मेरी तब्दीली के आर्डर निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर का कोई और अफसर मुतमन्नी होगा। तू मुझे बता, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? काम हो जाए तब भी एक बात है, अब तक तो मामला सिर्फ उम्मीद पर ही कायम है। कालू ने इस दफ़ा खुलकर हंसते हुए कहा, शहर वालों के पास भड़कीले कपड़ों वाली जनानियों की कमी नहीं है। तेरी रज्जी को तो वो घास भी ना डाले। फिर काम तो सब स्टेशन मास्टर ने करना है, इसलिए उसे खुश करना निहायत ज़रूरी है। अच्छी तरह सोच ले, तेरे पास रात 10 बजे तक का वक्त है। अगर दिल मानता है तो रज्जी को बनाव सिंगार करके स्टेशन मास्टर के मकान पर पहुंचा देना। वो परसों शहर जा रहा है और देख, उसके साथ फजूल बातचीत करने की कोशिश न करना, वो गुस्से का बहुत तेज है। घुमन ने बीड़ी को ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसला और उठकर अपने क्वार्टर में चला आया। उसे कालू की नीयत में फतूर महसूस होने लगा था। वो इस काम में संजीदा नहीं था, ऐसे ही टाल मटोल कर रहा था। यह भी हो सकता था कि उसने स्टेशन मास्टर को रज्जी के साथ रात बिताने का कहकर खूब रकम हथियाई हो। इस सूरत में घुमन का काम होना मुमकिन नहीं था। बहरहाल
घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और रात को स्टेशन मास्टर से तफसीली बातचीत का इरादा करके रेलवे फाटक पर चला आया। उस रात दीनार एक्सप्रेस कुछ देर से फाटक से गुजरी। घुमन ने उजलत के आलम में फाटक को खोला और ट्रैफिक रमादमा होने के बाद कमरे को ताला लगाकर क्वार्टर की तरफ चला आया। रज्जी हस्बे मामूल रजाई में घुसी हुई आराम कर रही थी। घुमन ने गुसीले लहजे में उसे तैयार होने के लिए कहा तो वह सर्द लहजे में बोली, मैंने तुझे सुबह भी खबरदार किया था कि वो नादीदा हमदर्द लोग इसे पसंद नहीं करते। अगर तू नहीं मानेगा तो वो तुझे समझाने के लिए आएंगे। घुमन ने बेदर्दी के साथ उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर तल्ख लहजे में बोला, तेरी माँ को समझाने के लिए तो कोई नहीं आया था? क्या उसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की? चल ज़्यादा टटर ना कर और खामोशी के साथ तैयार हो जा। स्टेशन मास्टर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। रज्जी ने चारपाई के नीचे से ट्रंक बाहर निकाला और कपड़े तब्दील करने लगी। घुमन ने दोनों हाथ कोयले की अंगीठी पर रख दिए और स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करने लगा। जनाब, रज्जी का पाँव भारी है, इसलिए मुझे रात को उसके करीब रहना होता है। फिर उसने फ़ौरन अल्फाज को मुस्तरद कर दिया। इस सूरत में स्टेशन मास्टर रज्जी को कभी भी अपने पास नहीं रखेगा। उसे कुछ और सोचना चाहिए। लेकिन अल्फाज उसके दिमाग में गड़मड़ होने लगे थे। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। झुंझलाकर उसने रज्जी के चेहरे पर एक और थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर गुस्सीले लहजे में बोला, तू क्या मरे हुए हाथों से कपड़े तब्दील कर रही है? मुझे पहले ही देर हो चुकी है। अगर स्टेशन मास्टर सो गया तब उसके साथ ही हमारी तकदीर भी सो जाएगी। जल्दी हाथ चला। रज्जी ने उजलत के आलम में कपड़े तब्दील किए और जूतियां पहनकर उसके सामने खड़ी हो गई। घुमन ने तनकीदी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया और असबात में सर हिलाते हुए उसका हाथ थामे क्वार्टर से बाहर निकल आया। स्टेशन मास्टर का घर इमारत के अक़ब में वाक़ था। उसके घर की छतें सुर्ख टीन से बनी हुई थी। मकान के सामने की तरफ पौधों की कियारियां थीं, जिनके पीछे बरामदा था। सामने का इलाका बाड़ लगाकर बंद किया गया था। बाड़ के दरमियान में लकड़ी का दरवाज़ा बना था। उसका घर फिरोजपुर लाइन का सबसे खूबसूरत घर था। घुमन के दिल में अक्सर ख्वाहिश मचलने लगती थी कि वो अंदर जाकर मकान को देखे। रज्जी खुशनसीब थी कि उसे ये मौका मिलने वाला था। उसने लकड़ी के दरवाजे को खोला और कच्चा इलाका अबूर करके बरामदे में चला आया। वहाँ घंटी लगी हुई थी। उसने घंटी पर उंगली रख दी, फिर फौरन हाथ उठा लिया। वो स्टेशन मास्टर को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उसके बेहतर मुस्तकबिल का फैसला उसके हाथों में ही था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और स्टेशन मास्टर ने तफहीमी निगाहों के साथ घुमन की तरफ देखा। वह सोने के कपड़ों में मलबूस था। उसके खिचड़ी होते हुए बालों में सफ़ेद रंग की आमेजिश थी। आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। मूछें होंठों पर छाई हुई थी, जिसके सिरों को ताव देकर ऊपर किया गया था। उसकी बारोब शख्सियत को महसूस करते हुए घुमन की घिग्गी बंद हो गई। उसने बमुश्किल तमाम हलक में आने वाला थूक निकला और मस्कीन निगाहों के साथ स्टेशन मास्टर की तरफ देखते हुए रज्जी की तरफ इशारा किया। फिर मिनमिनाते हुए लहजे में बोला, ये रज्जी है जी। कालू ने आपसे इसके मुतालिक बातचीत की थी। स्टेशन मास्टर ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से रज्जी के सरापे का जायजा लिया, फिर नर्म लहजे में बोला, तूने आने में बहुत देर लगा दी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। घुमन बोला, आज दीनार एक्सप्रेस कुछ देर से आई थी। कालू ने आपको बताया होगा कि मेरी ड्यूटी स्टेशन के करीब बने हुए फाटक पर होती है। हुजूर, तमाम रात जागते हुए गुजर जाती है। बहुत तकलीफ-दह नौकरी है। स्टेशन मास्टर ने बेजार होने वाले अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश होने के लिए कहा, फिर रज्जी का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए खुश्क लहजे में बोला, सुबह 7 बजे से यहाँ से ले जाना। अब मेरा वक्त बर्बाद न कर और फाटक पर जाकर ड्यूटी दे। उसने जवाब सुने बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया। घुमन ने बेचारगी के आलम में दरवाजे की तरफ देखा और मायूस कदमों के साथ फाटक की तरफ चला आया। उसे स्टेशन मास्टर के रवैये से यह जानने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि कालू वाकई उसके साथ साजबाज कर रहा था और उसने स्टेशन मास्टर से उसकी नौकरी के मुतालिक बातचीत नहीं की थी। उसने दिल में तहैया किया कि वो सुबह खुद स्टेशन मास्टर से अपनी नौकरी के मुतालिक बातचीत करेगा। फिरोजपुर लाइन का फाटक सुनसान पड़ा था।
धुंध की दबीज तह ने मैदान को अपने घेरे में ले लिया था। अब अगली ट्रेन ने रात को 12 बजे के बाद रेलवे फाटक का रुख करना था। उस वक्त तक के लिए वो फारिग था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसे बंद कर दिया। फिर बत्ती जलाकर ज़मीन पर बैठ गया। कमरे में सब्ज और सुर्ख रंग की झंडी के अलावा सुर्ख लालटेन पड़ी थी, जो उसे बवक्त ज़रूरत हमरा ले जानी होती थी। सीधे हाथ की दीवार के पास साल खुर्दा लोहे की मेज़ रखी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द मतरूक शुदा औजार और सामान पड़ा था। बाकी कमरा खाली था। ज़मीन पर बैठने के बाद वो स्टेशन मास्टर से अगले दिन की गुफ्तगू का ताना बाना दिमाग में तरतीब देने लगा। जनाब, फाटक पर ड्यूटी के दौरान गहरी धुंध की वजह से मुझे टीबी होने का खदशा लाहक है, इसलिए मेरी नौकरी के औकात को दिन में तब्दील कर दिया जाए। उसने सर झटक कर बहाने को रद्द कर दिया। अगर स्टेशन मास्टर ने चेकअप करवाने पर इसरार किया तो उसके झूठ का भेद भी खुल सकता था। इसकी बजाय अगर वो ये कहता कि रात की ड्यूटी की औकात के दौरान वो रज्जी को उसके मकान तक नहीं पहुंचा सकता, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं। उसने सर को झटका। ये बहाना उस वक्त करामत साबित होता जब स्टेशन मास्टर रज्जी को पसंद कर लेता। इस सूरत में वो घुमन की जायज़ और नाजायज़ तमाम शराइत मानने के लिए आमादा हो सकता था। घुमन की सोच का सिलसिला दरमियान में ही रह गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यह गैर मामूली बात थी। फिरोजपुर लाइन से करीब तरीन आबादी भी 5-6 मील से कम फासले पर वाक़ न थी, और सर्दी की बेइंतहा बढ़ती हुई लहरों की बदौलत होशो हवास उससे मुबर्रा इंसान भी उस वक्त बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस दफ़ा शिद्दत पहले से कुछ ज़्यादा थी। उसने आगे बढ़कर कुंडी खोलने के बाद दरवाजे के पट वाह कर दिए। तेज़ हवा का बर्फीला झोंका कमरे में घुसता चला आया, लेकिन दरवाजे के सामने कोई नहीं था। वो दहलीज पार करके बाहर निकल आया। चारों तरफ घुप अंधेरा तारी था। सड़क के पास गाड़ियों की इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैदान वीरान पड़ा था, लेकिन गौर से देखने पर वहां चंद साए हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कच्चे कमरे का रुख कर रहे थे। घुमन घबरा कर कमरे में घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी, फिर दीवार के कोने में बैठकर अपना सर घुटनों के दरमियान में छुपा लिया। सुबह स्टेशन मास्टर की आंख घंटी की आवाज से खुली। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 6 बजने वाले थे। बाहर अभी तक अंधेरा तारी था। न जाने मुंह अंधेरे कौन उसके मकान की तरफ चला आया था। उसने अपने पहलू में लेटी हुई रज्जी पर निगाह दौड़ाई। वो बेखबर सो रही थी। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात फैलने लगे। घुमन अपनी बीवी को लेने के लिए घंटा पहले ही मकान की तरफ चला आया था। घंटी दोबारा बजी। उसने पलंग के पास रखी हुई जूतियां पहनी और जिस्म के गिर्द चादर लपेटकर दरवाजे की तरफ चलाया। दरवाज़ा खोलने पर उसने कालू को सामने खड़े हुए पाया। उसके चेहरे पर घबराहट के तासुरात थे। वो छूटते ही बोला, जनाब, गजब हो गया। फिरोजपुर लाइन के फाटक का चौकीदार सुबह 5:30 बजे वाली गाड़ी के नीचे आकर मर गया है। मामला इंतहाई पुरअसरार नौयत का है। गाड़ी गुजरने से पहले उसने मामूल के मुताबिक फाटक को बंद किया, फिर लाइन पर लेटकर जान दे दी। स्टेशन मास्टर ने झुंझलाते हुए लहजे में पूछा, इसमें क्या इसरार छुपा है? वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था और बीवी भी पागल थी। अगर उसने खुदकुशी कर ली तो इसमें भला ताज्जुब की क्या बात है? कालू परेशान लहजे में बोला, बात ताज्जुब खेज है जनाब, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर घुमन का चेहरा गाड़ी के पहियों के नीचे आने से बच गया और उसके चेहरे से आंखें नोचकर बाहर निकाल ली गई। उसके सर पर बाल भी मौजूद नहीं है। ऐसा मालूम होता है जैसे उस तरह फेर कर उसे साफ किया गया हो। अब की दफ़ा स्टेशन मास्टर की आंखों में परेशानी के साए रक्स करने लगे थे। वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, रज्जी के पहले दोनों शौहरों की मौतें भी ऐसे ही हुई थी। रात को मुख्तसर बातचीत के दौरान उसने मुझे अपनी पहली दोनों शादियों के मुतालिक तफसील से बताया था। उसकी बात दरमियान में रह गई थी और फिर रज्जी उसके पीछे नमूदार हुई। स्टेशन मास्टर ने खौफजदा निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर कालू से मुखातिब होकर बोला, घुमन की लाश को अस्पताल भिजवाने का इंतज़ाम करो और उससे पहले से करीबी गांव में इसकी माँ के पास भिजवा दो। मैं कपड़े तब्दील करके फिरोजपुर लाइन की तरफ आता हूँ।
कालू ने इस बात में सर हिलाया और रज्जी का हाथ थामे मकान से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी अपने अख्तिताम का पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है कारी शुएब साहब, मंचनाबाद, बहावलनगर से। अलमास शेख, मुंबई से। इरम मुनीर साहिबा, कराची से। मोहम्मद जावेद साहब, चंडीगढ़ से। अताउर रहमान साहब, मेलागांव, महाराष्ट्र से। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, लखनऊ से। SK चांद साहब, शहर नहीं लिखा। हसन साहब, इन्होंने भी शहर नहीं लिखा। और हसीब अकमल साहब हैं कनाडा से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।